इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। स्क्वायर के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी तो हम पहले कर चुके हैं हर एक क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो स्क्वायर के ऊपर बेस्ड कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफ़िकल्ट, हर एक तरह के क्वेश्चन करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले खुद ट्राई करिएगा। बिलीव मी, हर एक कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो यूज़ होएगा सोल्व करने के लिए। तो आपके पास सारे वो हथियार हैं जो उस काम को करने के लिए चाहिए, लेकिन आपको बस सिर्फ इतना देखना है पैनी नज़र से कि कौन सा हथियार काम आएगा, कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा। बताई हर एक चीज़ जा चुकी है। ठीक है, तो खुद कोशिश करिएगा हर एक काम को करने की, चाहे देर कितनी भी लगे। अभी हम इस चीज़ में कंसर्न नहीं है कि कितनी देर लगेगी, वो एग्ज़ाम की बात है। पहले एक बार हम सीख लें, उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे। पहले कंसेप्ट, फिर स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। PQRS is a square whose side is 20 cm. By joining the opposite vertices of PQRS, 4 triangles are formed. तो PQRS एक स्क्वायर है, इसके ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके 4 ट्रायंगल बना दी गई हैं। ठीक है, यानी कि इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करके, और इन चारों ट्रायंगल्स का आपने बताना है, क्या बताना है जी, पेरीमीटर बताना है। तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और स्क्वायर की हर एक साइड 20 है, और इसने इसको 4 ट्रायंगल्स में बांटा है। चारों ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम उसने पूछा है। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर आप इजीली निकाल लोगे, उसको 4 गुना कर दो, सिंपल सी बात है। तो बिकॉज स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो चारों हिस्से हैं ये चारों बराबर होंगे, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर 90 के सामने 20 है, एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने 20 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई √2, 10√2, 1:1√2 का रेशियो होता है ना, यहाँ पर क्या होगा, 10√2। तो इस एक ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो गया, 20 प्लस 10√2 प्लस 10√2, 20√2, 20 प्लस 20√2, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 20 प्लस 20√2। लेकिन ऐसे ऐसे 4 ट्रायंगल है, तो आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 प्लस 80√2, दैट इज ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो स्क्वायर में बन सकता है ना। ये बताओ भाई, ABCD इज ए स्क्वायर, E इज ए पॉइंट ऑन AB। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइडें बराबर होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। E इज ए पॉइंट ऑन AB सच दैट BE इज 17। BE जो है वो 17 है, दिस इज 17। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE का एरिया जो है दैट इज 84। तो ये अगर 17 है तो ये मैंने x मान लिया, हमें पता नहीं है ये कितना है, इसका एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस और हाइट निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये 17 है, ये मैंने x मान लिया, तो स्क्वायर की पूरी साइड क्या हो गई, 17 प्लस x। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये भी 17 प्लस x हो जाएगी, 17 प्लस x हो जाएगी। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। तो x इंटू 17 प्लस एक्स है, 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इस 2 को अगर मैं उधर ऊपर लेकर जाऊँ 168। तो अभी हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 तक अगर आपको टेबल याद है तो 168 किसके टेबल में आता है, 21 8, हाँ आता है 21 8, 24 7, हाँ जी 24 7 आता है। इसको तोड़ो एक बार 2 में, अगर x को मैं 7 मान लूँ तो यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर 7 और 17 24, 24 7, तो x की वैल्यू क्या है, 7 है। और अगर x की वैल्यू 7 है तो ये 7 है, ये 24 है, 24 7 168। x की वैल्यू 7 है तो साइड की लंबाई क्या होगी, 17 और 7 24। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर की साइड 24 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 576। इसके बाद आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं इजीली, बिकॉज यहाँ तक के पहाड़े आपको आने चाहिए, इतना एक्सपेक्टेड आपसे। अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज आप ये करोगे भाई कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, तब भी आपको यही करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, मतलब तब भी आपको हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा
कि 168 प्रोडक्ट क्या है -168, 168 को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनका सम जो है वो -17 हो, तो वही आप करोगे 24 7, और सम माइनस का होना चाहिए, प्रोडक्ट नेगेटिव है, बड़े वाला नेगेटिव होएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू -24 तो हो नहीं सकती, स्क्वायर की साइड माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये 7 ही हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। बताइए, स्क्वायर गार्डन हैज 2 रोड्स पासिंग थ्रू इट्स मिडल बोथ पैरेलल टू इट्स साइड। एक स्क्वायर गार्डन के अंदर 2 रोड हैं, इसके बीच से पास हो रहे हैं, दोनों इसकी साइडों के पैरेलल हैं, ठीक है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर इन लेंथ, स्क्वायर की हर एक साइड 40 मीटर है लेंथ में। द विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर, और रोड की जो विड्थ है वो 10 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो डायग्राम कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्क्वायर है, इसके अंदर 2 रोड हैं जो एग्जैक्टली इसके बीच से पास हो रही है। स्क्वायर की साइड 40 है, रोड की साइड, इस रोड की विड्थ जो है वो 10 है। तो बताइए, गार्डन के अंदर अगर घास लगानी है तो रोड पर तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। यानी कि इस एरिया का, इस एरिया का, इस एरिया का और इस एरिया का, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को देखने के कई तरीके हैं, तो आप इसको कैसे देखोगे उसी हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा सारे पॉसिबल वेज। तो देखो भाई, हमने इन 4 एरियाज का एरिया निकालना है। तो सबसे पहला तरीका है कि इन चारों में से किसी भी एक एरिया का मैं एरिया निकालूं, किसी भी एक रीजन का एरिया निकालूं और उसको 4 गुना कर दूं। बिकॉज ये रोड एग्जैक्टली बीच में है, ये रोड एग्जैक्टली बीच में है, तो इन चारों का जो एरिया है वो बराबर होएगा। तो किसी भी एक का एरिया निकालें। सबसे पहला तरीका है किसी भी एक रीजन का एरिया निकालें और उसको 4 गुना कर दें। तो चलिए निकालते हैं। पूरी साइड यहाँ पर है जी 40, तो अगर मैं एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर आऊँ तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 20। जी हाँ, रोड की चौड़ाई कितनी है, रोड की चौड़ाई आप बोलोगे जी 10 है? तो बिकॉज मैं बिल्कुल मिड पॉइंट पर आ गया हूँ, आधा रोड उधर होएगा, आधा रोड इधर होएगा, तो इस आधे रोड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। अगर पूरे रोड की चौड़ाई 10 है तो आधे की 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 20 में से 5 गए, ये जो बचा हुआ इलाका है इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी फिर, ठीक है। फिर से बताता हूँ, मैं मिड पॉइंट पर आया, मिड पॉइंट से उधर 20, मिड पॉइंट से इधर 20, ठीक है। जब मैं मिड पॉइंट पर आया तो आधा रोड उधर रह गया, आधा रोड इधर रह गया, तो इससे इधर रोड की चौड़ाई 5 होएगी। तो मैंने किया क्या, पूरी 20 है उसमें से रोड को हटा दिया, इसकी जो चौड़ाई है वो 15 होगी। अगर ये 15 है तो इसी प्रकार से ये भी 15 होगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, इस तरफ जो हुआ है वही इस तरफ हुआ है, यहाँ पर जो साइड की लंबाई है वही लंबाई साइड की यहाँ पर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये एक स्क्वायर बना है, ये भी स्क्वायर बना है, ये भी स्क्वायर बना है, ये भी स्क्वायर बना है, चारों स्क्वायर बने हैं। तो 15 × 15 225 इसका एरिया हो गया। पहले रीजन का जो एरिया है वो 225 हो गया। और ऐसे ऐसे कितने रीजन हैं दोस्त, ऐसे ऐसे 4 रीजन हैं। तो 200 चौके 800, 25 चौके 100, तो कुल मिलाकर 900 आंसर हो जाएगा। जो रोड की एरिया है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 900। लेकिन इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा है कि 20 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लगते हैं और टोटल जो एरिया है वो 900 मीटर स्क्वायर है, तो 20 × 900 18,000 रुपये लगेंगे। तो ये तो पहला तरीका है एरिया निकालने का। दूसरा तरीका है कि स्क्वायर के एरियाज में से, कि आप स्क्वायर के एरियाज में से रोड्स का एरिया घटा दो निकाल कर, तो भी आपको घास लगाने का कितना इलाका है उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। स्क्वायर की साइड 40 है तो एरिया कितना होगा, 1600, सीधी बात है देखते ही। अब उसके बाद हमें रोड्स का एरिया निकालना है। तो रोड्स का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो इस पट्टी का एरिया निकालेंगे और उतना ही एरिया इस पट्टी का होएगा, है ना, सेम बात है, स्क्वायर है। इस पट्टी का एरिया निकालेंगे, उतना ही एरिया इस पट्टी का होएगा। लेकिन बीच में ये जो इलाका है ये 2 बार काउंट हो रहा है, ये थोड़ा सा गड्ढा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 2 बार काउंट हो रहा है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो ये 2 बार काउंट हो गया, सिर्फ एक बार काउंट करना है। तो एक बार इसका एरिया घटा देंगे, तो ये जो स्क्वायर बना है ये 10/10 का है, बिकॉज इसकी चौड़ाई भी 10, इसकी चौड़ाई भी 10, तो 10/10 का स्क्वायर है। तो चलो, इसकी लंबाई कितनी है स्क्वायर की, स्क्वायर की लंबाई है जी 40,
ठीक है। तो इस रोड की लंबाई भी 40, इस रोड की चौड़ाई 10, तो 40 इंटू 10 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया, टोटल एरिया हो गया 800 मीटर स्क्वायर, जिसके अंदर हम एक एरिया को 2 बार काउंट कर चुके हैं, जो है 10 बाई 10 का स्क्वायर। रोड की चौड़ाई 10 है, 10 बाई 10 का स्क्वायर, तो 10 बाई 10 100, तो 100 को हम एक्स्ट्रा काउंट कर चुके हैं, तो 800 माइनस 100 700, तो इन रोड्स का एरिया है जी 700। तो 1600 में से मैंने 700 घटाया, तो फिर से आंसर आ गया 900 मीटर स्क्वायर। ये नहीं है कि हम एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में स्ट्राइक होएगा आप वैसे करेंगे, बट हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा क्या क्या कर सकते हैं, जो काम की चीज़ें हम कर सकते हैं, करने को तो इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जो काम की चीज़ें जो हमारे एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, तो क्लियर है तरीका नंबर 2। अब हम तरीका नंबर 3 एक्सप्लोर करेंगे। तरीके नंबर 3 में हमने क्या करना है, मेरे को एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यही आ रही है ना कि रोड बीच में बना दिए, रोड्स जो हैं वो बीच में बना दिया। अगर इन रोड्स को वो साइड में बना देता, एक तरफ कर देता, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो तरीका नंबर 3 है कि आप विजुअलाइज कर लो कि इन रोड्स को हमने साइड में कर दिया, बीच वाले रोड को मैंने इधर कर दिया, इधर वर्टिकल को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो जहाँ पर घास लगानी है सारा इलाका जो है वो क्या हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, तो हम इजीली निकाल पाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि इन रोड्स को हम साइड में कर देते हैं ताकि जो ये 4 रीजन हैं 1 2 3 4, ये चारों आपस में मिल जाएं, खत्म कहानी। अब पूरे स्क्वायर की साइड कितनी है? पूरे स्क्वायर की साइड है जी 40, और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है जी 10, तो बची हुई स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी जी? 30 हो जाएगी, और यहाँ पर भी 30 हो जाएगी, तो 30 इंटू 30 900 विल बी दी आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो तीसरा तरीका क्या है कि खिसकाइंग द रोड्स, रोडों को खिसका दो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 900 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट आप देख कर बता पाएंगे। ठीक है, तो ये काम आप रेक्टेंगल के अंदर भी कर सकते हो। रेक्टेंगल के अंदर मैंने दूसरी एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, दूसरा कंसेप्ट, जब अंदर एक पट्टी होती है, स्क्वायर के अंदर अब मैं उस कंसेप्ट को नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बता दिया, वो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही लगेगा पट्टी वाला। ठीक है, अब यहाँ पर रोड्स थ्रू द मिडल, ये मैंने बता दिया। अब एग्जामिनर का दिल करेगा तो इसको रेक्टेंगल में खींचेगा, दिल करेगा तो स्क्वायर में खींचेगा, अप्रोच एक ही होगी। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18,000, क्योंकि 20 रुपये के हिसाब से, हाँ ये रहा, 20 रुपये के रेट के हिसाब से 1 मीटर पर घास लगाई जा रही है। ठीक है, देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर वो क्या पूछ सकता है, इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि अगर ग्रेवलिंग द रोड्स, यहाँ पर उसने रोड के अलावा का एरिया पूछा, यहाँ पर उसने किस चीज़ का एरिया पूछा? रोड्स का। तो जो 3 तरीके मैंने बताए हैं, किसी भी तरीके से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो वाइज तरीका तो ये रहेगा, सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि भैया सिर्फ रोड का एरिया निकालें। सिर्फ रोड का एरिया कैसे निकालोगे? इस रोड का एरिया कितना है? लंबाई कितनी है? 40, चौड़ाई कितनी है? 10, 40 इंटू 10 400, इसका भी 400, इसका भी 400, 400 400 800, लेकिन 10 बाई 10 100 का एरिया 2 बार काउंट हो गया, तो 800 माइनस 100 700, 700 मीटर स्क्वायर है एरिया। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 ये है कि जब आप रोड को साइड में खिसकाते हो, बीच में नहीं रखते, तो पूरे स्क्वायर की साइड है 40, तो पूरे स्क्वायर का एरिया आपको सोचना ही नहीं पड़ता, सीधा साइड का स्क्वायर करना है, कोई कंसेप्ट नहीं लगाना। ठीक है, जब आप इनको साइड में खिसका देते हो तो अंदर वाले वाइट पोर्शन की साइड भी आपको मिल जाती है 30 बाई 30, तो उसके लिए भी सोचना नहीं पड़ता, 30 का स्क्वायर 900, तो 1600 में से 900 गए, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 700 मीटर स्क्वायर, तो आपका दिल करे वैसे निकाल सकते हो। रोड्स का एरिया 700 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेट क्या है? रेट है भाई 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर से रोड के ऊपर अगर बजरी डालनी है तो ठीक है, सिंपल सी बात है। 25 7 175, 17,500 का खर्चा यहाँ पर आएगा, ऑप्शन है। ठीक है, ये बताओ भाई, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 225:256, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, कंसेप्ट मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा। अगर हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, तो इस स्क्वायर और इस स्क्वायर की अगर 1 डायमेंशनल, यानी कि जितनी भी लेंथ्स हैं
उनका रेशियो अगर A/B है तो वन डायमेंशनल क्वांटिटीज़ का रेशियो A/B है, तो टू डायमेंशनल क्वांटिटीज़ का रेशियो A² होगा। वन डायमेंशनल क्वांटिटी में ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जो वन डायमेंशन में आती हैं, एक विमा में आती हैं? साइड। अगर स्क्वायर की साइड्स का रेशियो A/B होगा तो आप गारंटी ले सकते हैं कि इसके पेरीमीटर्स का रेशियो भी A/B होगा। जितने भी वन डायमेंशन में चीज़ें हैं सबका रेशियो 1:B होगा। इनके डायगोनल्स का रेशियो भी 1:B होगा। इनके अंदर, दोनों के अंदर सर्कल खींच दें तो इनके इन रेडियस अंतः त्रिज्या का रेशियो भी 1:2 होगा। जहाँ पर भी लेंथ की बात होगी 1:2 होगा। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ जो इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटती हूँ ऐसे, तो ये जो लाइन है और यहाँ पर भी मैं खींच दूँ, अगर इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट के यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों में अगर मैं एग्जैक्टली सेम काम करूँगा तो उसका रेशियो भी ये A/B होएगा। खत्म, सेम ही होएगा, A/B, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जितनी भी लंबाइयों की बातें हैं वहाँ पर A/B रेशियो होएगा। अगर मैं इसको 3 बराबर हिस्सों में साइड को बांट कर यहाँ पर एक हेमिस्फीयर, वो क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बना दूँ, यहाँ पर भी एक सेमी सर्कल बना दूँ, तो उन सेमी सर्कल के पेरीमीटर का रेशियो भी A/B होएगा। बिकॉज सिमिलर स्क्वायर है, उनके अंदर सेम काम कर रहे हैं, तो लंबाइयों का रेशियो A/B होगा। खत्म बात। अगर एरिया की बात करें, इस स्क्वायर के एरिया और इस स्क्वायर के एरिया का रेशियो A²/B² होएगा। अगर इसके अंदर सर्कल खींचो, इसके अंदर सर्कल खींचो, उन दोनों सर्कल्स के एरिया का रेशियो A²/B² होएगा। इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल के एरिया का रेशियो A²/B² होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। जितनी भी वन डायमेंशनल चीज़ें हैं उनका रेशियो A/B, जितनी भी टू डायमेंशनल चीज़ें, अगर एरिया की बात करें, यहाँ पर सेम घटना घटे, वहाँ पर सेम घटना घटे, तो एरिया का रेशियो A²/B²। खत्म। ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्या बोला? एग्जामिनर ने बोला कि भैया एरिया का रेशियो, एरिया बोले तो टू डायमेंशन का रेशियो, और फिर बोला पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले तो वन डायमेंशन का रेशियो। तो टू डायमेंशन का पता है, वन डायमेंशन का निकालना है, स्क्वायर रूट मारो 15:16। पता, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आपको यही पता होना चाहिए कि अगर अपने पास एक स्क्वायर है, वो कई बार क्या बोलेगा, दो स्क्वायर को कंपेयर नहीं करेगा, एक ही स्क्वायर के अंदर चेंज लेकर आएगा। वो ये बोलेगा कि मैंने इस स्क्वायर की साइड को जो है वो डबल कर दिया। एक हिसाब से दो स्क्वायर हो गए। पहले नॉर्मल स्क्वायर था, अब एक ऐसा स्क्वायर हो गया जिसकी साइड डबल हो गई, है ना। हो तो गए दो स्क्वायर, दो सिचुएशन हो गए। हाँ, वो एक के अंदर चेंज बता देता है कि मैंने इस स्क्वायर की साइड को डबल कर दिया, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा। साइड वन डायमेंशन में है, अगर वो 2 टाइम्स हो गई तो एरिया स्क्वायर टाइम्स होएगा। 2 का स्क्वायर 4, एरिया 4 गुना होगा। अगर साइड को 3 गुना कर दिया तो एरिया 9 गुना होएगा। साइड को हाफ टाइम कर दिया, 1/2 टाइम, 1/2 का स्क्वायर करो तो एरिया 1/4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4। साइड को 1.5 टाइम्स कर दिया तो एरिया 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, तो एरिया 2.25 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मस्त, मजे में। आगे बढ़ जाओ। The diagonal of a square is 4√2 centimeter. The diagonal of another square whose area is double to that of first square. तो देखो, आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अपने पास एक पहला स्क्वायर है और एक दूसरा स्क्वायर है। उस दूसरे स्क्वायर का जो एरिया है वो 2 गुना है। अगर एरिया 2 गुना है, अगर एरिया 4 गुना है तो साइड कितनी की होगी, साइड 2 गुना। साइड 2 गुना करते हैं तो एरिया 4 गुना, साइड 3 गुना करते हैं तो एरिया 9 गुना। ऐसे ही एरिया अगर 2 गुना है तो उसका रूट लगाओ, √2। तो जो भी वन डायमेंशनल चीज़ें हैं वो √2 टाइम्स होंगी। एरिया 2 गुना है तो √2 टाइम्स। तो इसका डायगोनल 4√2 है तो उसका डायगोनल इससे √2 गुना, इसकी साइड जितनी भी है उसकी साइड इससे √2 गुना। तो इसका डायगोनल 4√2 है तो इसको √2 गुना करोगे तो उसका डायगोनल आ जाएगा। इसके पेरीमीटर को √2 गुना करोगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया डबल है तो स्क्वायर रूट करोगे तो वन डायमेंशनल चीज़ें √2 टाइम्स है। तो 4√2 × √2, आंसर विल बी ऑप्शन डी 8। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं आपके एग्जाम में, जो टाइम बचाते हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a + b। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 8 टाइम्स। तो एरिया कितने गुना हुआ, एरिया हो गया 8 गुना। तो वन डायमेंशनल चीज़ें कितने गुना होगी, 8 के ऊपर रूट लगाओ, √8। √8 क्या होता है, 2√2। अगर एरिया 8 गुना हो गया तो बाकी चीज़ें जो वन डायमेंशनल चीज़ें हैं वो √8 गुना होंगी, यानी कि 2√2 गुना होंगी। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए इज a + b।
तो दूसरे स्क्वायर का डायगोनल बताना है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 8 टाइम्स। तो अगर एरिया 8 टाइम्स है तो डायगोनल की लंबाई 2√2 टाइम्स होगी। तो a प्लस बी को 2√2 गुणा कर दो, तो 2√2 a प्लस बी। एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली। अच्छा, एरिया 8 गुना तो डायगोनल 2√2 गुना, ऑप्शन सी। ये बताओ 2019 टीयर 1 का है सीजीएल का। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a प्लस बी यूनिट। ये बता रहे हैं कि अपने पास एक स्क्वायर a है, इसका डायगोनल जो है, वैसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है बट मेरे को रेफरेंस लेने पड़ेंगे, इसका ऐसे। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर a इज a प्लस बी यूनिट। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन, ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज में फंस जाते हैं कई बार स्टूडेंट यहाँ पर। What is the area of the square drawn on the diagonal of square B? उस स्क्वायर का क्या एरिया होएगा जो स्क्वायर B के डायगोनल पर बनाया गया है। Whose area is twice the area of A? जिसका एरिया यानी कि B का एरिया A के एरिया से डबल है। अगर A के कंपैरिजन में इसका एरिया डबल है, जो कि 2 डायमेंशनल चीज़ है, वो 2 टाइम्स है, तो डायगोनल जो है वो √2 टाइम्स होएगा। 1 डायमेंशनल चीज़ें, एरिया जितने भी गुना होता है वो स्क्वायर गुना होता है 1 डायमेंशनल चीज़ों के कंपैरिजन में। तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 1 डायमेंशनल चीज़ें √2 टाइम्स होंगी। तो स्क्वायर बी का डायगोनल a प्लस बी इंटू √2 ये होएगा। और एग्जामिनर बोल रहा है इस डायगोनल के ऊपर जो स्क्वायर बना है उसका एरिया, तो भैया उस स्क्वायर के लिए साइड का काम करेगा। तो यानी कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, वो है a प्लस बी √2। तो एरिया निकालना है तो स्क्वायर कर दो, तो √2 का स्क्वायर 2, a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी एक्चुअल में, एक बार सोच के देखो फिगर बनाने की क्या जरूरत है। अच्छा, एक ऐसे स्क्वायर के डायगोनल पर है जिसका एरिया डबल है। अगर एरिया डबल है तो डायगोनल √2 टाइम होएगा। डायगोनल √2 टाइम हो गया तो यानी कि a प्लस बी √2 हो गया, और यही तो साइड है अपने उस स्क्वायर की, क्योंकि वो डायगोनल पर ही बना है। तो 2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर लोगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया विच इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द सेमी सर्कल। तो स्क्वायर है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का, ये एक सेमी सर्कल के अंदर इसने डाल रखा है। ठीक है, पॉइंट्स R एंड S लाई ऑन द डायमीटर। पॉइंट R और S डायमीटर पर लाई करते हैं, मैं साफ साफ दिख रहे हैं डायमीटर ए भी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं पहले, अगर आप एक सेमी सर्कल के अंदर, एक अर्धवृत्त के अंदर एक स्क्वायर डालते हो तो सेमी सर्कल भी एक सिमेट्रिकल फिगर है। एटलीस्ट अगर मैं सेंटर से एक लाइन खींच दूं ऐसे परपेंडिकुलर, इस लाइन के इधर जैसा मामला है, इस लाइन के उधर भी वैसा ही मामला है? हाँ, डायमीटर के ऊपर जैसा मामला है, नीचे मामला खत्म है। ऐसे सिमेट्रिकल नहीं है, ये ऐसे और ऐसे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल फिगर है। और स्क्वायर भी एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो अगर यहाँ पर मैं एग्जैक्टली बीचों बीच एक लाइन खींच दूँ ऐसे, जो सेंटर से जा रही हो, तो उसके इधर जैसी फिगर होएगी एग्जैक्टली वैसी ही फिगर उधर होएगी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सेंटर है ये इस स्क्वायर की इस साइड को बाइसेक्ट करेगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भैया ये इस लाइन के लॉन्ग सिमेट्रिकल हो गया, ये एग्जैक्टली बीच में होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे कर लीजिए, कैसे भी कर लो, अब बात आपके सामने बनी पड़ी है। स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया है जी 2s। 2s क्यों माना है? बिकॉज इस पॉइंट ने स्क्वायर की साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, तो मैंने मान लिया। अगर स्क्वायर की साइड 2s है तो o से लेकर r तक ये क्या हो जाएगा s, और r से लेकर q तक स्क्वायर की साइड है वो क्या है 2s, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा। हमें हमेशा, या हमेशा तो नहीं, डिपेंड तो क्वेश्चन पर करता है, हमें मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर हम रिलेट कर पाएँ सर्कल के रेडियस को और जो अंदर फिगर बनी है उसकी साइड्स को, उसकी डायमेंशंस को। बस इतना काम करना होता है। ठीक है, तो O से लेकर Q तक क्या है? O से लेकर Q तक इसकी रेडियस है। बस देखो ये स्क्वायर की साइड्स हैं और ये रेडियस है, हम रिलेट कर पाए तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। r²
इज इक्वल टू 2s का स्क्वायर, बोले तो 4s स्क्वायर, s का स्क्वायर s स्क्वायर, 4s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 5s स्क्वायर। ठीक है, हमने बताना क्या था, हमने बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, कि स्क्वायर का एरिया क्या है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मैंने वो ऑप्शन दिया नहीं है कि s स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 5, और वो ये सोचते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड का स्क्वायर, तो एरिया आ गया r स्क्वायर बाई 5, और वो इसको ढूंढते हैं। मैंने बस जानबूझ के ही नहीं दिया है। तो है क्या, हमने स्क्वायर की साइड को माना था 2s, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो होएगा 4s स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप किसी भी साइड को डबल मानो ना, तो ये गलती करने के चांसेस रहते ही हैं कि बाद में उसको हम कई बार अकाउंट में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया होएगा 4s स्क्वायर, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो 4s स्क्वायर, तो अपना आंसर होएगा 4/5r स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद CGL टीयर 2 का है ये, या फिर CPO का है, भी मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। 2015 का है, इतना मुझे पता है। A square is inscribed in a quarter circle in such a manner that two of its adjacent vertices lie on two radii at equal distance। ये देखो, ये क्वार्टर सर्कल है, सर्कल का चौथा हिस्सा है, इसके अंदर एक स्क्वायर को इन्होंने इंस्क्राइब कर रखा है। कैसे इंस्क्राइब कर रखा है, सच दैट टू ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस, जो आसपास के पड़ोसी वर्टिसेस हैं, जो संलग्न दो शीर्ष हैं, वो केंद्र से समान दूरी पर हैं। यानी कि स्क्वायर ऐसे कुछ रखा हुआ है। ये जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ये सेंटर है, नाम भी दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे। ये सेंटर मैंने मान लिया O, तो ये O से इक्वल दूरी पर हैं। ये जो है ये इसके बराबर है। अगर मैं इसको मान लूँ ABCD और इसको हम मान ले PQ, ठीक है, तो A और B इक्वी डिस्टेंट है यहाँ से, और ये क्वार्टर सर्कल है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिंपल सी बात है। और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया वाइल द अदर टू वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कुलर आर्क, बाकी के दो वर्टिसेस सर्कुलर आर्क पर हैं। इफ द स्क्वायर हैज साइड ऑफ लेंथ x, अगर स्क्वायर की साइड की जो लंबाई है वो x है, तो हमें बताइए कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी, बस एक, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने क्या करना है, सर्कल के रेडियस को और स्क्वायर की डायमेंशन को एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाना है। हिंट में दे रहा हूँ, सर्कल के रेडियस को और स्क्वायर की किसी भी एक डायमेंशन को आपने एक ट्रायंगल के अंदर फिट करना है। तो सर्कल के रेडियस के अंदर स्क्वायर की साइड तो फिट होने से रही है, सर्कल के रेडियस के साथ राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में है। तो क्या फिक्स करोगे, अगर स्क्वायर की साइड फिक्स नहीं करोगे तो इस चीज़ को राइट एंगल ट्रायंगल में लेने की कोशिश करोगे। हिंट दे दिया, अब मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो 1/√2 का रेशियो होएगा। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x/√2, और ये भी हो जाएगी x/√2। अभी आपने करना क्या है, यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी वो बनेगी स्क्वायर के डायगोनल की और रेडियस की, वो दोनों एक राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाएंगे। ठीक है, देखो ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर 45 होएगा, यहाँ पर भी 45 होएगा। या तो इस डायगोनल को मिला लो या इस डायगोनल को मिला लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इस डायगोनल को मिला रहा हूँ, किसी भी एक को मिला लो, बात सेम होगी। B से लेकर D को मैंने मिला दिया, तो जो स्क्वायर का डायगोनल है वो इसको 45 डिग्री दो बराबर हिस्सों में बांटता है इस एंगल को, स्क्वायर का डायगोनल। तो ये जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री का हो गया। देखो ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये स्क्वायर का डायगोनल है, अगर स्क्वायर की साइड x है तो इसके डायगोनल की जो लंबाई होगी वो होगी x√2 है, और ये क्या है, ये x/√2। और अगर मैं D से मिला दूं इसको, तो ये क्या है, ये रेडियस है OD, दिस इज द रेडियस। ठीक है, रेडियस को मैंने मान लिया है जी R। तो अब देखो यहाँ पर ये वाली साइड x/√2, ये x√2, ये R, तो आप इजीली R निकाल पाओगे x के टर्म्स में। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज R है, तो R² इज इक्वल टू x√2 का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर एंड x/√2 का स्क्वायर x²/2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 x स्क्वायर। R² इज इक्वल टू 5/2 x स्क्वायर एंड R इज इक्वल टू √5/2 x। ये ऊपर नीचे x ले दिया, √5/2, नहीं ऐसे नहीं आएगा,
ये सिर्फ ऊपर आएगा, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्लियर है? ये बताओ भाई, पॉइंट्स ई एफ जी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ठीक है, ओके, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। ई एफ जी एच इज ऑल्सो ए स्क्वायर। तो एक छोटी सी बात जान लो, अगर अपने पास ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी और यहाँ पर पॉइंट्स ई एफ जी एच हैं, इनके ऊपर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर ई एफ जी एच पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो अंदर अगर आपने एक स्क्वायर बनाना है ना, तो ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनो, एक बात बता रहा हूँ कि ए से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी से लेकर एफ तक का होना चाहिए। ए से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वही बी से एफ तक का, वही सी से ई एफ जी, वही सी से जी का, ई एफ जी एच वही डी से एच का। ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये मतलब कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तभी अंदर एक स्क्वायर बनेगा। आप खुद बना कर देख लो, अदरवाइज टेढ़ी फिगर बन जाएगी। इस चीज़ को मैं प्रूव भी करूंगा, बट ये आपको पता भी होनी चाहिए, मतलब इतनी सेंस भी होनी चाहिए कि अगर हम स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर फिट कर रहे हैं ऐसे, तो ये यहाँ पर भी बराबर दूरी पर, मतलब इस सिमेट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। इतनी सेंस आपके अंदर से आ जाएगी कि हाँ ये बराबर होने चाहिए, तभी अंदर एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को प्रूव मैं भी कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो उसने क्या बताया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ई एफ जी एच पॉइंट है, कहाँ कहाँ पर है, ए बी बी सी सी डी डी ए पर, सच दैट ई एफ जी एच इज ऑल्सो ए स्क्वायर। और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 62.5% है पूरे बड़े स्क्वायर का। सी जी इज लॉन्गर देन ई बी, जो सी जी है वो ई बी से बड़ी है। तो देखो इस पॉइंट ई को मैं यहाँ पास भी ले सकता था, दूर भी ले सकता था। इसने बताया सी जी बड़ी है ई बी से, तो सी जी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जामिनर की बात मान लेते हैं, उसको क्यों बुरा मनवाएं हम। तो सी जी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सी ना, सी वहाँ पर लेना पड़ेगा ना, सी जी, तो यहाँ पर हो गया जी बी, यहाँ पर हो गया जी ए, यहाँ पर हो गया डी, ठीक है। ए बी सी डी, सी जी मैंने यहाँ पर ले ली, तो ए बी यहाँ पर क्या पॉइंट था, तो बी सी के ऊपर थोड़ी है जी, जी तो सी डी के ऊपर है ना। तो मेरे को यहाँ पर डी लेना चाहिए था, चलो ध्यान नहीं दिया मैंने, आई डिडेंट गिव द ध्यान। सी डी, एग्जाम में तो पेन के ऊपर ही हम कर देते हैं करेक्शन, है इस बोर्ड पे बार बार रब करना पड़ रहा है। ए बी सी डी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई एफ जी एच, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। सी जी इज ग्रेटर देन ई बी, ठीक है भाई। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखो जरा, अब मैं प्रूव कर रहा हूँ कि डी जी जो है वो एफ सी के बराबर होगा, ई बी के बराबर होगा, ए एच के बराबर होगा। एक बार सबसे पहले आपको ये प्रूव करके दिखा दूँ। तो देखो ये 90 डिग्री का होएगा, स्क्वायर का एंगल है, ये 90 डिग्री का होएगा, जी हाँ। इसको मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये क्या है 90, बिकॉज अंदर वाली फिगर भी एक स्क्वायर बनी है, अंदर भी 90 होएगा। और ये और ये तीनों 180 है, उसमें से ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, एक तो इनके तीनों एंगल इक्वल हैं, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, और 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों के अंदर बराबर है। क्यों बराबर है, बिकॉज अंदर जो फिगर बनी है वो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं उनकी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, ठीक है। पहले हम ये अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। तो यानी कि ये जो चारों ट्रायंगल बनेंगी ये कॉन्ग्रुएंट बनेंगी, एक जैसी बनेंगी। तो मैं आपको क्या बोल रहा था पहले कि इतनी अपने दिमाग में सेंस आनी चाहिए कि स्क्वायर के अंदर अगर मैं ऐसे स्क्वायर बना रहा हूँ तो ये जो चार हिस्से हैं सिमेट्री के कारण, स्क्वायर भी सिमेट्रिकल फिगर, दूसरा स्क्वायर भी सिमेट्रिकल फिगर, तो ये चारों हिस्से इक्वल एरिया के होंगे, ये चारों हिस्से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। एग्जाम में ये सेंस काम आती है कई बार, ठीक है। अब इसको करने के कई तरीके हैं,
अगर ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर अगर साइड की लंबाई है a, यहाँ पर अगर साइड की लंबाई है a और यहाँ पर अगर साइड की लंबाई है b, a b, तो यहाँ पर फिर से a होएगी, ये a है तो ये a, ये फिर से b होएगी, ये a होएगी, ये b होएगी, ये a होएगी, ये b होएगी। ये आप देख पा रहे हो, छोटा हिस्सा और बड़े हिस्से सेम होंगे हर एक साइड पर। जी हाँ, अब इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 2 तरीके बता देता हूँ। देखो, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया जो है वो 62.5% है, तो मैंने मान लिया कि भाई ये 5/8 है, 62.5% का मतलब 5/8 है, तो मैंने सबसे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया मैंने मान लिया, उसकी एरिया 64 यूनिट्स, ताकि उसका मैं 5/8 कर सकूं। तो अगर सबसे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 64 मानूंगा, या फिर मैंने सबसे बड़े वाले स्क्वायर की साइड 8 मान लिया, आप ऐसे मान लो उसकी साइड 8 मान ली, क्योंकि 5/8 करना है, साइड 8 होगी तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 64 पूरे स्क्वायर का। तो पूरे स्क्वायर के एरिया का 5/8 है, तो 64 का 5/8, 8 8 64, 8 5 40, तो अंदर वाले का एरिया 40 है। जी हाँ, ओके। अगर ये 40 है, 64 में से 40 गया, 64 - 40 24, ये 4 इक्वल एरियाज हैं, 24 डिवाइडेड बाई 4 6 6 6 6, इन सब का एरिया 6 6 6 6 होगा, क्योंकि ये सारे कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ, अब मुझे एक बात पता है कि a और b, a + b = 8, और इसका एरिया 6 यूनिट है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू a इंटू b, तो हाफ इंटू a इंटू b = 6, देयरफॉर a इंटू b = 12। तो ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो, जिनका सम 8 हो, बताओ, ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो, जिनका सम 8 हो, तो आप बोलोगे सर 6 और 2, 6 and 2, 6 + 2 8, 6 × 2 12, तो इनमें से बड़े वाला 6 होएगा, मीन्स b विल बी 6 एंड दिस विल बी 2, और हमने तो रेशियो ही बताना है, cg जो कि 6 है इस टू eb जो कि 2 है, ठीक है, ये 2 है तो ये भी 2 होएगा, तो 6:2। देन द रेशियो ऑफ eb is to cg यानी कि 1:3 विल बी द आंसर। ठीक है, कैट 2018 का क्वेश्चन है, ये नहीं है कि भाई कहीं से भी रिलेवेंट उठा के ले आया हूँ मैं, बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक और तरीके से बताऊँ तो यहाँ पर तो मैंने एरिया अज्यूम कर लिया, इसकी साइड मैंने 8 अज्यूम कर ली। ठीक है, हर एक इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे कर पाओगे। ठीक है, इसकी साइड मैंने 8 अज्यूम कर ली, एरिया 64 आ गया, इसका एरिया 5/8 है 40 आ गया, इन सब का एरिया आ गया। मैंने सिर्फ इस ट्रायंगल पे काम किया फिर कि भैया ए और बी का सम तो 8 है, ए और बी का प्रोडक्ट 12 है, खेल खत्म। ठीक है, अब दूसरा तरीका, तो चलो अब यहाँ पर मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करूँगा, वेरिएबल्स में चलते हैं सीधे सीधे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इसने क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया है कि EFGH का जो एरिया है वो 62.5 है, बोले तो 5/8 है, यानी कि छोटे स्क्वायर का एरिया अगर 5 है तो बड़े स्क्वायर का एरिया जो है वो 8 है, ये उसने बताया। ठीक है, यानी कि छोटे स्क्वायर और बड़े स्क्वायर के एरिया का उसने रेशियो बता दिया, उसी पर मैं काम करूँगा। अभी छोटे स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, बटे में बड़े स्क्वायर का एरिया निकालूंगा और उनको कंपेयर करूँगा। तो इफ़ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो इस स्क्वायर की साइड बताओ कितना है, स्क्वायर की साइड कितनी होगी, तो ये हो जाएगी √a² + b², पाइथागोरस थ्योरम से। आप बोलोगे जी हाँ, तो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया बटे में बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, छोटे वाले स्क्वायर की साइड है √a² b², तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, बड़े वाले स्क्वायर की साइड है a + b, इसका एरिया हो जाएगा जी a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab, और इन दोनों चीज़ों का रेशियो है, इन दोनों चीज़ों का रेशियो इस 5/8। ऐसे तो हम कर पाएंगे एग्जाम में इजीली, है ना भाई, वो कुछ भी इनका रेशियो दे दे, 3:4, 4:5, कुछ भी दे दे, हम यहाँ पर वो रख देंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और वो हमेशा रेशियो पूछेगा जब तक कि आपको कोई ना कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू ना दे दे, कोई एक रियल डायमेंशन ना दे, उसने यहाँ पर किसी भी चीज़ की लंबाई नहीं बताई, तो वो रेशियो ही पूछ सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इधर जब 8 आएगा तो 8a², 8b², उधर जब ये सारी चीज़ जाएंगी तो 5a², 5b², तो इधर 8a² है, उधर 5a² है, इधर 8b² उधर 5b² है, तो उसको इधर लाओगे तो घटेंगे,
3a² + 3b² बनेंगे, इज इक्वल टू 2ab को मैंने उधर ही रखा, उधर क्यों रखा, इसको भी इधर ले आते हैं, इसी को मुसीबत की घड़ी में अलग नहीं छोड़ना चाहिए। 2ab को मैं ऊपर लेकर गया तो दिस इज 10ab, तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का 10ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें a और b का रेशियो निकालना है, तो आप a² से डिवाइड कर दो या b² से, किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दो, आपको उसका रेशियो मिल जाएगा। तो मैं सारी को b² से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हम कई बार कर चुके हैं। तो a² डिवाइडेड बाई b², इसको b² से डिवाइड करूँगा तो -10a/b + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a/b का होल स्क्वायर, a/b की पावर 0, तो a/b में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब आप इजीली निकाल लोगे, निकालो। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या है, जिनका प्रोडक्ट है 3 3 9, जिनका प्रोडक्ट 9 है और जिनका सम है जी 10। ठीक है, तो यानी कि 9 और 1, 9 1 कम 9। ठीक है, लेकिन हमने 3 से डिवाइड भी करना है, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3। तो दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं a/b की, 3 और 1/3। ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये a/b की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि a/b में ही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो अब अगर a बड़ा होएगा तो 3:1 हो जाएगा, a छोटा होएगा तो 1:3 होएगा। यहाँ पर a को हम छोटा भी रख सकते थे, बड़ा भी रख सकते थे। इस g पॉइंट को मैं यहाँ पर भी ले सकता था dg, तो ये a बड़ा हो जाता। तो एग्जामिनर ने आपको क्या बताया, एग्जामिनर ने आपको बताया कि b बड़ा है, cg इज ग्रेटर देन eb, ऐसे बोला है। तो b बड़ा है, तो अब की बार अपना आंसर जो होएगा वो 1:3 हो जाएगा, 1:3। ठीक है, कैट 2018 का क्वेश्चन है ये, एंड टोटली रिलेवेंट है, CDS से भी रिलेवेंट है, SSC से भी रिलेवेंट है ये। ठीक है, ये बताओ भाई, कंसीडर, ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप ठीक ठाक समझ लेते हो इसको, ना ज़्यादा कैलकुलेशन है और ना ही कोई खास बड़ा कंसेप्ट है, इजीली कर सकते हो। कंसीडर ए स्क्वायर ABCD विद मिड पॉइंट EFGH ऑफ, एक स्क्वायर है ABCD, मिड पॉइंट कौन कौन से हैं, EFGH, E F G and H। The line L denote the line passing through F and H। तो लाइन L वो लाइन है जो F और H से पास होती है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को लाइन L बोल रही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है स्क्वायर के अंदर, तो दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। कंसीडर पॉइंट्स P एंड Q ऑन L एंड P एंड Q ऑन L। दो पॉइंट हैं P और Q जो लाइन L पर हैं, यानी कि इस लाइन पर हैं, इनसाइड यानी कि बाहर नहीं है, लाइन तो इस स्क्वायर के बाहर भी है लेकिन पॉइंट अंदर ही है। सच दैट, अब ध्यान से सुनिएगा, अब काम की बात आ रही है। सच दैट APD एंड BQC बोथ आर इक्वल टू 120 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो देखो APD, अगर मैं यहां पर P को लूं और यहां पर Q को लूं, तो APD और BQC बराबर हैं, तो मेरे को Q कहां पर लेना पड़ेगा, मतलब HP और FQ में क्या रिलेशन है। देखो ये एक स्क्वायर है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि अब अगर APD और BQC ये बराबर हैं, बिकॉज ये पूरी साइड और ये पूरी साइड बराबर है। ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट से ये लाइन जा रही है, तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं इजीली, बट आपको ये पता होना चाहिए कि HP इज इक्वल टू FQ। भैया इस पॉइंट P को जितनी दूर लेंगे, यहाँ पर एंगल 120 बन जाएगा, वहां से भी इतनी ही दूर लेना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्टली सेम सिमेट्रिकल सिचुएशन है। ठीक है, P को जितनी दूर लेंगे उतनी ही दूर Q को लेंगे। तो APD, या फिर ऐसे मान लो, दूसरे तरीके से देखो कि यहाँ पर AD की लंबाई कितनी है, उतनी ही है जितनी BC की लंबाई है, जी हाँ। HB मिड पॉइंट है, जी हाँ। FB मिड पॉइंट है, जी हाँ। तो APD अगर 120 है और यहाँ पर BQC 120 है, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में है, सामने वाली साइड भी उतनी है, काम भी मिड पॉइंट से हो रहा है, मिड पॉइंट के ऊपर ही एंगल बना रहे हैं, मिड पॉइंट वाली लाइन के ऊपर है, और सेम डिग्री बना रहे हैं। तो इस एंगल का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इस एंगल, इस ट्रायंगल का होगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो,
क्लियर है? या फिर अब मैथमेटिकली बताता हूँ, देखो ए पी डी ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्यों बनेगी? क्योंकि एच जो है वो मिड पॉइंट है। जी हाँ, बिल्कुल मिड पॉइंट है। इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है, एग्जामिनर ने बताया है। और ये 90 डिग्री पर भी होगी। एच एफ 90 डिग्री पर क्यों होगी? तो देखो दोस्त, एक स्क्वायर है, उसका मिड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट को अगर आप मिला रहे हो तो ये जो लाइन है पैरेलल जाएगी ना दोनों इनके, स्क्वायर के अंदर, ये 90 डिग्री बनाएगी। तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है इधर, ठीक है। और आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर ये जो साइड है ये किसका काम करेगी? एंगल बाइसेक्टर का भी, मीडियन का भी, हर एक चीज़ का काम करेगी। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम काम वहाँ पर होएगा। सारी बातें मैं इसके लिए ही बोल सकता हूँ, ठीक है। बट मैं क्यों करूँ? जब यहीं से बात बन रही है तो मैं क्यों करूँ? सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर 30 के सामने वाली साइड की लंबाई a है, अगर इसकी लंबाई मैं a बोलूँ तो 60 के सामने क्या होगी? √3, ठीक है। ऐसे ही नीचे देख लो, ये भी 30 होएगा, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने क्या होगी? √3। तो पूरे स्क्वायर की साइड मुझे मिल गई। स्क्वायर की साइड क्या है जी? 2√3, √3 प्लस √3 2√3। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? 2√3 का स्क्वायर, दो दूनी 4 3 12, स्क्वायर का एरिया हो गया 12 यूनिट। अब एग्जामिनर ने बोला क्या है? एग्जामिनर ने बोला है ए बी क्यू सी डी पी, ए बी क्यू सी डी पी, यानी कि ये वाली, इसका एरिया और बाकी बचा हुआ एरिया। तो मैं करूंगा क्या? इसका एरिया मैं क्यों निकालूं? मैं इन्हीं दो का एरिया निकाल लेता हूं, बाकी बचा हुआ इसका एरिया होगा। इनका एरिया निकालना इजी है, इसका बेस भी है, इसकी हाइट भी है, ठीक है। तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल रहा हूं, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया, और इतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। तो इस ट्रायंगल का जो शेडिड पोर्शन है वो मैं निकाल रहा हूं। तो जो शेडिड पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू ये पूरा बेस कितना है? 2√3 इंटू ये हाइट कितनी है? 1, और ऐसे ऐसे दो पोर्शन हैं तो इंटू 2, सो द आंसर विल बी 2√3। तो अनशेडिड पोर्शन का, अनशेडिड का एरिया कितना हो जाएगा? पूरे का 12 है, शेडिड का 2√3 है, तो 12 माइनस 2√3, तो भैया अंदर वाले का एरिया भी आ गया। अब उसने क्या बोला है कि इस वाले का एरिया और ये जो बाहर ये वाला एरिया है इनका रेशो बताओ, इस अनशेडिड का और शेडिड का रेशो बताओ। तो अनशेडिड इतना है, शेडिड इतना है 2√3, तो बता दो दोनों का रेशो। 2√3 से डिवाइड करोगे तो 12 डिवाइडेड बाई 2√3, 2√3, 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3 1, तो आंसर विल बी 2√3 माइनस 1, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल सी बात है। कैट 2008 का क्वेश्चन है एंड बिल्कुल सीजीएल के लिए रिलेवेंट है, सीजीएल मेंस में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट हमने क्या लगाया है वो तो मैं चीज़ें डिटेल में बताने लग जाता हूँ, एनालाइज करने लग जाता हूँ, इतनी देर के नहीं होते क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि अभी सीखने का वक्त है, तो मैं क्वेश्चन को तेज सोल्व करके नहीं दिखाता कि ये लो ऐसे हो गया ना। सीखने का वक्त है दोस्त, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो सिखाऊंगा कब है? दिखाने को अपना रिजल्ट है कि ये लो हम परफॉर्म कर सकते हैं, बस क्लास में क्यों परफॉर्म करें। 4 sheets 50 centimeter by 5 centimeter are arranged without overlapping to form a square having side 55 मीटर। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन सिर्फ इसलिए मैंने लिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ना हो कि आपको डायग्राम बनाने में तकलीफ हो। 4 शीट हैं, 4 शीट्स कैसे हैं? ऐसे ऐसे 4 शीट्स हैं 50 बाई 5 के, 50 बाई 5 के, और ऐसे ऐसे 4 शीट से एक स्क्वायर बनाया है जिसकी साइड 55 है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं किया। तो ये स्क्वायर कैसे बन सकता है ऐसे 4 शीट से, वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। देखो ये पहला शीट, तो 55 वाला बनाना है ना, 55 साइड वाला। तो ये अगर 5 है और ये 50 है तो 50 और 5 इन दोनों को ऐड करके 55 बन रहा है, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा। ये एक स्ट्रिप है, इसके साथ मैंने दूसरी स्ट्रिप ऐसे रख दी, तो उससे क्या हुआ? ये लंबाई जो है स्ट्रिप की वो 50 है और दूसरी स्ट्रिप की चौड़ाई यहाँ पर 5 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? 55। एग्जैक्टली सेम काम अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रिप रख दी, ये थोड़े गंदे तरीके से रखी गई,
बट मैटर नहीं करती। ठीक है जी, ये लो। तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये भी 5 है, ये जो लंबाई है ये भी 50 है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 55। एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पर होएगा। ऐसे करके हमें इन स्ट्रिप्स को रखना पड़ेगा। ये जो चौड़ाई है ये 5 है, ये जो लंबाई है ये 50 है, तो फिर से 55, यहाँ पर भी 55, ये 5 है ये 50 है, तो ऐसा एक स्क्वायर बनेगा ऐसी 4 स्ट्रिप से। ठीक है, क्लियर है। तो अब एग्जामिनर ने क्या बोला, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर सो फॉर्म्ड, कि जो अंदर जो स्क्वायर बना है उसका एरिया क्या होएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50, ये 50 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 है, तो ये जो अंदर स्क्वायर बना है इसकी साइड कितनी होगी, 50 माइनस 5 45। अंदर वाले स्क्वायर की साइड 45 45 45 45 है। ठीक है, तो एरिया कितना होगा 45 का स्क्वायर 20 25, ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। सिर्फ डायग्राम बनाने में चैलेंज हो सकता है, आगे अगर एक बार डायग्राम बन जाए फिर कोई चैलेंज नहीं है। ये बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करो, मैं आपको हिंट दूंगा। सबसे पहली हिंट कि स्क्वायर का जो एरिया है वो डायगोनल की लंबाई अगर हमें मिल जाए तो भी हम बता सकते हैं। सबसे छोटी हिंट कि डायगोनल की लंबाई निकालने की कोशिश करो। कौन से डायगोनल को मिलाओगे अगर डायगोनल की लंबाई निकालना चाह रहे हो, तो ऑफकोर्स AC को मिलाएंगे। तो किसी तरह AC की लंबाई निकाल सकते हो क्या। अगर यहाँ पर भी आपकी हिंट से काम नहीं हुआ तो दूसरी हिंट ये है कि सिमिलैरिटी, क्या कोई सिमिलर ट्रायंगल्स बनी है डायगोनल खींचने के बाद। सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, उसके बाद कुछ बात बन सकती है। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो थर्ड एंड फाइनल हिंट कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगाइए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके कर रहे हैं, मतलब ऐसे पढ़ के नहीं देख रहे हैं कि अच्छा तीनों हिंट इकट्ठी देख ली। बीच बीच में आप कोशिश कर रहे हैं। पहली हिंट पर आपने कोशिश की, फिर आपने दूसरी पर की, फिर तीसरी पर की। ठीक है, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ। तीसरी हिंट की कोसाइन रूल लगाओ, अब बात बन जाएगी। अब मैं सोल्व करना आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं इस डायगोनल को मिला देता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं GO। अब उसने क्या क्या बता रखा है ये देखो। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर एंड AE इज इक्वल टू 6। AE जो है वो 6 है, EF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू 3। EF ये भी 3 है और FC ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये पूरी भी 3 है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों एंगल 60 डिग्री हैं, यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो मैंने मार्क किए हैं आपको दिख रहे हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक 60 डिग्री है और दूसरा इक्वल है, 60 है इक्वल है। अगर दो एंगल इक्वल होते ही तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल होता है, तीनों का सम 180 होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, हमें इतना पता चल गया। और अगर ये सिमिलर हो गई, अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड देखो, यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के खिलाफ क्या है 3, और यहाँ पर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट क्या है 6। यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यानी कि ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है इसकी हर एक साइड डबल होगी, ऊपर वाली से इसकी हर एक साइड डबल होगी। ठीक है, और अब इस साइड को देखो FE, FO जो है वो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, OF जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, और बड़े वाले ट्रायंगल की हर एक साइड डबल है उससे। तो और ये पूरी साइड कितनी है 3, तो 3 को 1:2 रेशियो में बांटो, तो 3 को 1:2 रेशियो में बांटोगे तो FO की लंबाई 1 और OE की लंबाई 2। ठीक, अभी भी तीसरी हिंट ओपन है, कोसाइन रूल लगाओ अभी भी। ठीक है, पूरा हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो ऊपर वाली ट्रायंगल में अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमें दो साइड पता है AB और इसके बीच का एंगल पता है थीटा, तो हम इजीली तीसरी साइड बता सकते हैं कोसाइन रूल से। A² B² माइनस 2AB cos थीटा इज इक्वल टू तीसरी साइड का स्क्वायर। तो लगाओ, वहां पर आपको CO का स्क्वायर मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 1 माइनस 2AB, 2 × 3 × 1 इंटू
कोस 60 बोले तो 1/2, 2 से 2 गया, 9 और 1 10, 10 में 3 गए 7, तो CO की लंबाई हो जाएगी जी √7। तो अगर CO की लंबाई √7 हो गई, एग्जैक्टली इसी तरीके से आप AO की लंबाई निकाल सकते हो कोसाइन रूल लगाकर। या फिर हमें एक बात पता है, ये छोटे वाली ट्रायंगल है, ये बड़े वाली ट्रायंगल है, तो बड़े वाली ट्रायंगल की हर एक साइड छोटे वाली ट्रायंगल से डबल है, तो इसमें यहाँ पर 60 के सामने √7 है, तो यहाँ पर 60 के सामने 2√7 होएगा, अलग से कोसाइन रूल लगाने की जरूरत भी नहीं है ना। वो √7 है तो 2√7 होएगा, ये 3 है तो ये 6 है, ये 1 है तो ये 2 है, यहाँ की हर एक साइड डबल है, तो पूरे डायगोनल की लंबाई क्या आ जाएगी, 2√7 प्लस √7 दैट इज 3√7। 3√7 डायगोनल की लंबाई है। अगर डायगोनल की लंबाई 3√7 है तो एरिया क्या होएगा, हाफ इंटू d², दैट्स ऑल। हाफ इंटू 9 7 63, यानी कि 31.5, एंड दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट जो हैं रिलेवेंट थे।